हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग? सब बढ़िया। बच्चा, अपन 11 का अपन ह्यूमन डाइजेस्ट सिस्टम स्टार्ट कर रहे थे। तो मैंने आपको सबसे पहले ऑर्गन सिस्टम में ह्यूमन के अंदर फिजियोलॉजी में मैंने आपको ह्यूमन डाइजेस्ट सिस्टम स्टार्ट करा था। ठीक है, अपन ने स्टार्ट करा तो अपन ने पहले लेक्चर के अंदर पूरा बेसिक बताया। मैंने एलिमेंट्री कैनाल कैसे होती है, किसमें चेंज होती है वगैरह वगैरह, अपन ने इतनी सारी रामायण करी थी। सेकंड लेक्चर में अपन ने एक्चुअली में स्टार्ट करा था कि डाइजेस्टिव सिस्टम होता है बच्चा। मैं एक बार वो पूरा बता देती हूँ फटाफट, फिर अपन आगे का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में अपन ने देखा बच्चा कि जो एलिमेंट्री कैनाल होती है वो कितनी लंबी होती है। हर्बीवोरस में बड़ी की होती है, कार्निवोरस में छोटी की होती है। इसका रीज़न मैंने आपको बताया। उसके बाद मैंने आपको बताया कि ह्यूमन के अंदर ओमनीवर्स ह्यूमन आते हैं ओमनीवरस में, तो फिर उसमें एलिमेंट्री कैनाल मीडियम की होती है। इसका रीज़न भी अपन ने देखा। उसके बाद अपन ने देखा कि एलिमेंट्री कैनाल कितने कितने ऑर्गन्स में मॉडिफाइड हो जाती है, ये भी अपन ने देखा। ठीक है, तो ये बात अपन ने करी थी। उसके बाद अपन ने डाइजेस्ट सिस्टम को एक्चुअली में स्टार्ट करा। तो मैंने आपको 5 प्रोसेसेस बताई थी कि डाइजेस्ट सिस्टम ह्यूमन में 5 प्रोसेसेस स्टार्ट होती है। सबसे पहले होता है इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, देन इजेशन। तो 5 अपन ने काम करी 5 अपन ने बात करी थी, जिसमें से मैंने आपको पहले ही बता दिया था बच्चा कि इन 5 में से अपन को इस चैप्टर में जो पढ़ना है वो है डाइजेशन, जो एक्चुअली में इसका पार्ट है पूरा। डाइजेशन का मतलब क्या होता है? बायोकेमिकली तोड़ना, है ना। और दूसरा कौन सा था बच्चा, है ना, क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन वाला। तो ये 2 पार्ट हमको इस चैप्टर में करना है। एसिमिलेशन वाला रेस्पिरेशन वाले टॉपिक से रिलेटेड है, जो अपन को इसका थोड़ा बहुत पढ़ना है। रेस्पिरेशन पूरा डिटेल में अपन पढ़ेंगे। ठीक है, चलो। तो डाइजेशन अपन स्टार्ट करा। फिर मैंने आपको 2 टर्म्स बताई थी, है ना। उसके बाद फिर अपन डाइजेस्ट सिस्टम में अपन ने ऑर्गन देखे थे कि कौन कौन से ऑर्गन मदद करते हैं, कौन से नहीं करते। तो अपन ने मैंने इसको ईजी वे में क्लासीफाइड कर दिया था कि बच्चा कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं और कौन कौन से ग्लैंड्स होती है। तो आपके पास क्वेश्चन आते हैं कि नेम 3 डाइजेस्टिव ग्लैंड्स वगैरह के नाम लिखिए। तो अपने पूछे जाते हैं, तो अपने पास आंसर है देने के लिए। तो ऑर्गन्स में अपन ने माउथ पढ़ा, माउथ में अपन ने बकल कैविटी पढ़ी थी। तो मैंने आपको माउथ और बकल कैविटी में एक मेजर डिफरेंस बताया था। अब स्टूडेंट्स इसे हमेशा सेम लिखते हैं। हाँ, लिखने में सेम आता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, दोनों सेम है। ठीक है, बट जो डिफरेंस था मैंने आपको बता दिया था। उसके बाद माउथ के बाद अपन ने स्टार्ट करा था बच्चा बकल कैविटी। बकल कैविटी में अपन ने कंप्लीट आज हो जाएगा अपने बकल कैविटी। उसके बाद अपन ने फेरिंग्स पढ़ा। फेरिंग्स के बाद ईसोफेगस के बाद अपने स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, देन एनस। ये बात अपन ने करी थी। डाइजेस्टिव ग्लैंड में अपन ने 3 ग्लैंड पढ़ी थी। तो सलाइवरी ग्लैंड, है ना, एक लिवर और एक पैनक्रियाज, बस ये 3 अपन ने देखा। जो अपन आगे देखेंगे, पहले स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाए उसके बाद अपन ग्लैंड्स पे आएंगे। ठीक है, चलो। तो उसके बाद फिर अपन ने तो फिर मैंने आपको पहले बोल दिया था डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सभी ऑर्गन्स का या ग्लैंड्स का एक तो पहले स्ट्रक्चर बताऊंगी, देन उसके बाद अपन डायरेक्ट डाइजेशन स्टार्ट कर देंगे, जिसमें सारे के सारे ऑर्गन और ग्लैंड्स एक साथ आएंगे। ये बात मैंने आपको पहले बता दी थी। ठीक है, चलो। तो कंफ्यूज नहीं होना कि मैम पहले ऐसा क्यों बता रही है, बाद में डाइजेशन। बच्चे, पहले आपको स्ट्रक्चर तो आना चाहिए, उसके बाद तो मैं डाइजेशन बताऊं। अब आपको यही नहीं पता कि पेप्सिन कहाँ से सीक्रेट होता है और मैं डायरेक्ट उसका क्या बता दूं, आपको फंक्शन बता दूं, तो तुम्हारे दिमाग में तो कंफ्यूजन घूमता रहेगा जिंदगी भर। ठीक है, नहीं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, अपन पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़े, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, पूरा डिटेल में कॉन्सेप्चुअल वाइज पढ़ेंगे ताकि बेजे में घुस जाए थोड़ा। ठीक है, चलो। दूसरा बात, अपन ने बकल कैविटी, अपन ने माउथ स्टार्ट करा था। माउथ में फर्स्ट अपन ने स्टार्ट करा था बकल कैविटी। तो अपन ने फर्स्ट स्टार्ट करा था माउथ के अंदर ही अपन ने स्टार्ट करा बकल कैविटी। ठीक है, बकल कैविटी स्टार्ट करा। बकल कैविटी के अंदर बच्चा अपन ने बात करी थी कि बकल कैविटी जो होती है अपने माउथ के अंदर की जो कैविटी होती है, जिसमें आपके 3 क्या होते हैं, स्ट्रक्चर्स होते हैं। सबसे पहले कौन कौन से अपने होते हैं, टीथ, फिर होती है टंग, फिर कौन सा होता है बच्चा, फिर होता है अपना सलाइवरी ग्लैंड। तो ये 3 स्ट्रक्चर थे, जिसमें से मैंने आपको पहला टीथ के बारे में, जो अपना आज कंप्लीट हो जाएगा, तो मैंने आपको टीथ के बारे में बताया था कि जो ह्यूमन डेंटिशन होते हैं वो कैसे कैसे होते हैं। तो मैं लिख देती हूँ, समझाऊंगी नहीं, बस मैं लिख देती हूँ ना। जिसमें अपन ने फर्स्ट पढ़ा था टीथ पढ़ा था बच्चा। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि कहीं पर भी डोंट आ जाए, DONT, वो वाला डोंट नहीं, है ना, डैश वाला डोंट नहीं, DONT आ जाए तो बच्चा उसका मतलब होता है टूथ या टीथ, दांत ही होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा, तो अपन ने ह्यूमन डेंटिशन देखा था। तो ह्यूमन डेंटिशन क्वेश्चन आता है बच्चा, ये आपकी बुक की लाइन है, NCERT की लाइन है, ये फुल NCERT की लाइन है, ह्यूमन डेंटिशन, है ना, कि एक्सप्लेन करो ह्यूमन डेंटिशन क्या होता है क्या नहीं होता। तो अपन ने ह्यूमन डेंटिशन 3 देखे थे। कितने देखे थे? 3 देखे थे। कौन कौन से थे बच्चा? एक तो डाइफ्यूडोंट, दूसरा कौन सा था, बताओ, हिट्रोडोंट। कौन सा था? हिट्रोडोंट। और तीसरा कौन सा था? थीकोडोंट, है ना। ये 3 अपन ने बात करी थी, समझ में आ गया। डाइफ्यूडोंट 2 बार आता है, हिट्रोडोंट मतलब अलग अलग शेप साइज के होते हैं, और थीकोडोंट मतलब अपनी सॉकेट के अंदर धसे हुए रहते हैं, मतलब
अटैच नहीं होते, पूरे धसे हुए रहते अपने दांत सॉकेट में, है ना, इसलिए इजीली टूटते नहीं है। कितना मुक्का मारो तुम इजीली टूटेंगे नहीं। हाँ, वो तुम्हारी हरकतें हैं कि तुम हरकतें ऐसी करो तो टूट जाए, वो बात अलग है। लेकिन एक बात बता रही हूँ, ठीक है। तो ये अपन ने इसके बारे में यहाँ तक अपन ने कंप्लीट कर लिया था अपने लेक्चर में, ठीक है। अब इसके आगे स्टार्ट करें। अब मैंने बोला था कि अपन अगले लेक्चर में स्ट्रक्चर ऑफ टीथ करेंगे, तो आज अपन स्ट्रक्चर ऑफ टीथ कंप्लीट करेंगे, छोटा ही ज़्यादा बड़ा नहीं, फिर उसके बाद अपन टंग करेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करें, चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो टीथ होते हैं आपको ये पता होना चाहिए, जो अपने दांत होते हैं, जो टीथ होते हैं ना बच्चा, वो अगर आपसे पूछे तो अगर आप पूछे ना कि टीथ जो होते हैं वो कहाँ से ओरिजिनेटेड, अब आप बोलेंगे मैम ओरिजिनेटेड, तो बच्चा मैं ये ओरिजिनेशन वाला पॉइंट अभी बताऊंगी नहीं, क्योंकि जब रिप्रोडक्शन वाला या फिर आगे जब कोई टॉपिक पढ़ाऊंगी तब मैं ये चीज़ बताऊँ, क्योंकि आपके अभी पूछा भी नहीं जाता और अभी आपको समझ में नहीं आएगा। मैं आपको जब आगे आएगा टॉपिक जिसमें मैं आपको चीज़ें समझाऊंगी तब मैं आपको ये चीज़ क्लियर करूँगी, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ह्यूमन के टीथ क्या होते हैं, ये बात मैंने आपको क्लियर कर दी। अब ह्यूमन के टीथ आपको पता है कि थिकोडोंट होते हैं, मतलब धसे हुए रहते हैं पूरी तरह से। तो एक काम करते हैं, एक छोटा सा स्ट्रक्चर बना दे, है ना, एक छोटा सा स्ट्रक्चर बना देते हैं, कुछ ऐसे ही होता है टीथ। अब आधे बोलेंगे नहीं मैम ऐसा नहीं होता, हमारा टीथ ऐसा नहीं है। अरे तुम्हारा टीथ ऐसे ही होता है, ऐसे होता है, नहीं टीथ नहीं है, ये आपका सॉकेट है, ठीक है। और ये टीथ तो अब बनाते हैं, हाँ मैम अब लग रहा है थोड़ा टीथ लग रहा है क्या, थोड़ा बड़ा बन गया। चलो इसे थोड़ा छोटा बना लेते हैं ना, ये वाला थोड़ा बड़ा बन गया, थोड़ा मेरा डायग्राम ऐसा ही है। अब ठीक है, बड़ा इसलिए बना रही हूँ ताकि आपको रहे, मैं भी नाम वाम लिखूंगी, बोलो मैम ये कहाँ से आ गया, दांत में, ये दांत इतने सारे नाम होते हैं क्या, सही नहीं बन रहा ना टीथ, थोड़ा सा बन जा भाई, बन जा, हाँ बहुत है, ठीक है। ये कुछ ऐसा टीथ होता है, आपने मैं थोड़ा ऐसा नहीं होता, थोड़ा पास पास होता, बट मैंने थोड़ा सा वाइडली बनाया थोड़ा समझाने के लिए, ठीक है। चलो तो अपन अब देखते हैं फटाफट। हाँ तो बच्चा देखो, अपने जो टीथ होता है उसके 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? उसके 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं? काली को मैं यहाँ लिख दूँ। हाँ, टीथ के कितने पार्ट होते हैं, है ना, 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। सबसे पहला पार्ट होता है क्राउन, ये ग्राउंड नहीं बेटा, CROWN। दूसरा कौन सा होता है? दूसरा होता है नेक, और तीसरा होता है रूट। चलो अब अपन डायग्राम में देखें। देखो बच्चा, अपने बकल कैविटी में जो ऊपर की तरफ जो टीथ होता है, जो आपको अपीयर होता है, जो आपको दिखता है, ठीक है ना, यानी ये वाला पार्ट, इस पूरे पार्ट को बोलते हैं बच्चा क्राउन, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं अपन? क्राउन बोलते हैं। ये छोटा सा पार्ट दिख रहा है जो आपके, ये क्या है, ये अपने क्या है, गम से, ये गम से बेटा, गम वाला गम नहीं, तुम जो गम लेके बैठे वाला गम नहीं, अपने मसूड़े, ठीक है। तो इसके अंदर ये है अपने गम से और ये अपने टीथ है, तो दोनों के बीच में कनेक्शन दिख रहा है। ये छोटा सा पार्ट होता है बच्चा आपका नेक, है ना, और वो टीथ का वो पार्ट जो आपके मसूड़े में पूरी तरह धसा हुआ रहता है, जो आपको अपीयर नहीं होता है, यानी ये वाला पार्ट जो होता है, इसको बच्चा अपन बोलते हैं रूट। समझ में आया? तो टीथ के कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। क्राउन जो आपको ऊपर से दिखता है, चमचमाता आपके दांतों का वो स्ट्रक्चर जो आपको दिखता है ना, अपने मुंह को अब जो खोलते हो तो दांतें दिखती है क्या, वो होता है अपना क्राउन। फिर एक वो पार्ट जो आपके मसूड़ों में धसा हुआ रहता है, बिल्कुल एक ऐसा ना, बिल्कुल क्लोज होता है ना, छोटा सा पार्ट होता है, उसको अपन नेक, और जो नीचे धसा हुआ रहता है उसको अपन बोलते हैं रूट। ठीक है, क्लियर हुआ? चलो दूसरा देखो, यहाँ पर एक दूसरी चौक ले लेती हूँ मैं ना, दूसरी चौक ले लूँ, फिर बोलो मैम दिख नहीं रहा, सब सेम हो गया, है ना। हाँ तो अब आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा, हाँ कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। देखो ध्यान से, ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है, ये वाला पार्ट बच्चा, ये होता है, क्या होता है बताओ? इनेमल, जो आपके दांतों का सबसे ऊपरी भाग होता है, सबसे हार्डेस्ट टिश्यू कहलाता है आपकी बॉडी का, है ना, सबसे हार्डेस्ट टिश्यू होता है आपकी बॉडी का, तो उसको क्या बोलते हैं अपन? इनेमल बोलते हैं, और बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। दूसरा, ये वाला जो पार्ट दिख रहा है आपको, ये वाला पार्ट बच्चा, ये होता है दूसरा अनदर हार्डेस्ट टिश्यू, इज कॉल्ड डेंटाइन। क्या होता है? डेंटाइन होता है। अब बच्चा ध्यान से सुनना, एक मजेदार बात बताती हूँ आपको, ठीक है। क्या
क्या बोला मैंने? सबसे पहले देखो, जो ऊपर आपको चमचमाता पार्ट दिखता है ना आपको बिल्कुल व्हाइटिश कलर का, वो बच्चा होता है इनेमल। क्या होता है? इनेमल। तो अगर आपसे कोई पूछे कि आपके दांत चमकते क्यों है, कौन सा टिश्यू होता है जिसकी वजह से आपके दांत चमकते हैं, तो क्या बताओगे मैम? इनेमल की वजह से। किसकी वजह से? इनेमल की वजह से चमकता है। ठीक है, अब इसको कंपोजिशन में लिखूंगी मैं, है ना। दूसरा, जस्ट इसके नीचे एक और हार्ड टिश्यू पाया जाता है जो इसके मुकाबले थोड़ा कम होता है, उसको वो भी एक अनादर हार्डेस्ट टिश्यू होता है अपनी बॉडी का, जिसको क्या बोलते हैं? डेंटाइन बोलते हैं। अब बच्चा देखो, अब इनेमल और डेंटाइन दोनों ही हार्डेस्ट है, तो फिर बोलेंगे मैम फिर दोनों में से सबसे ज्यादा हार्डेस्ट किसको बोलेंगे? तो हार्डेस्ट बोलोगे आप इनेमल को। अब बताओ इसका रीजन बताऊं मैं, क्योंकि इनेमल जो होता है वो डेड सेल से मिलकर बनता है, यानी इसमें इनऑर्गेनिक सॉल्ट जो होते हैं, जो इनऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स होते हैं वो 95% से ज़्यादा होते हैं, जैसे कैल्शियम ऑक्जेलेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फ्लोराइड्स, ये सारे के सारे जो होते हैं वो इनेमल में ज़्यादा मात्रा में होते हैं। और जो डेंटाइन होते हैं ना बच्चा, उसके अंदर इनऑर्गेनिक जो सॉल्ट्स होते हैं वो 60% तक पाए जाते हैं। बाकी का जो कंपोनेंट होता है वो लिविंग सेल से मिलकर बनता है। तो ये बात आपको, और आपको पता है कि कोई चीज़ अगर डेड है तो वो आपको मजबूती देने का काम करती है। अपने प्लांट में पढ़ते हैं ना कि जो बाहर की जो छाल होती है, जो बार्क होती है, वो डेड सेल की बनी होती है, तो वो क्या करती है? प्रोटेक्शन का ही काम करती है, इसलिए तो वो हार्ड हो जाती है। तो बच्चा इनेमल में, है ना, 95% से ज़्यादा क्या होते हैं? इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिसमें कार्बन कंपाउंड नहीं होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ना, और इसमें 60% तक क्या होते हैं? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। सेम कंपोनेंट में होंगे, ऑक्सीजन ऑक्जेलेट, कैल्शियम ऑक्जेलेट, कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फ्लोराइड, होंगे दोनों में सेम ही, लेकिन उसमें ज़्यादा मत। अब बताओ, अब कैल्शियम कितना हार्ड होता है ना, अपने रूफ वगैरह बनाने का वही कैल्शियम ही काम आता है ना, चूना वगैरह बनाने में। तो बताओ मात्रा किस में ज़्यादा है? इनेमल में ज़्यादा है, तो वो हार्ड हुआ ना इसके कंपेरिजन में। तो हार्ड दोनों होते हैं, लेकिन इसमें कंपोनेंट ज़्यादा होते हैं, इसलिए वो ज़्यादा हार्ड होता है। देन सेकंड नंबर पे डेंटाइन होता है। ये बात आपको समझ। दूसरा, वो डेड सेल से मिलकर बनता है और लिविंग सेल से। अब सुनो, जो इनेमल होता है ना बच्चा, ये इनेमल जो होता है ये एक मटेरियल होता है। इसका फॉर्मेशन एक सेल करती है। इसका फॉर्मेशन कौन करती है? एक सेल करती है, और उस सेल का नाम होता है अमीलोब्लास्ट सेल। कौन सी करती है? अमीलोब्लास्ट सेल। बच्चा यही है एक मज़ेदार बात, और यही है आपके क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि इनेमल का फॉर्मेशन कौन सी सेल करती है, तो क्या बताओगे? अमीलोब्लास्ट सेल करती है। और डेंटाइन का फॉर्मेशन कौन सी सेल करती है? ओडोंटोब्लास्ट सेल। कौन सी सेल करेगी? ओडोंटोब्लास्ट सेल करेगी। ये बात आपको ध्यान होनी चाहिए। अब देखो, ओडोंटो का मतलब होता है टीथ, ब्लास्ट मतलब सेल के आगे लगा दो तो सेल। क्लियर हुआ? तो बच्चे एक काम करते हैं, एक बार वापस बताती हूँ, वरना आपके दिमाग में ना कंफ्यूजन रहेगा। देखो मैंने क्या बोला, देखो सुनो, टीथ जो होते हैं उसके 3 पार्ट होते हैं। ऊपर वाला पार्ट जो अपन को दिखाई देता है उसको बोलते हैं अपन क्राउन। क्राउन होता है ताज, बिल्कुल जो ऊपर दिखता है ना। एक छोटा सा पार्ट जो आपके मसूड़ों में जुड़ा हुआ रहता है, जो भी दिखता है बट बहुत छोटा सा पार्ट, उसको बोलते हैं नेक। और नीचे वाला पार्ट, एक एजिस वाला पार्ट जो नीचे दसा हुआ रहता है सॉकेट में, उसको बोलते हैं अपन रूट बोलते हैं। ठीक है, क्लियर? अच्छा, फिर मैंने बोला कि जो क्राउन होता है उसमें जो ऊपर वाला जो पार्ट होता है व्हाइटिश कलर का जो दिखता है, वो होता है इनेमल से बना होता है। इनेमल एक सबसे हार्डेस्ट टिश्यू होता है अपनी बॉडी का। ठीक है, वैसे डेंटाइन भी होता है, लेकिन इनेमल क्यों होता है ज़्यादा? इसका रीजन मैंने आपको बताया। इनेमल में इनऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स होते हैं वो 90%, वैसे 95 को 90% से ज़्यादा होते हैं। ध्यान रखना, 95% तक ही ज़्यादा होते हैं। ठीक है, जिसमें आपके इनऑर्गेनिक कॉम्पोनेंट मैंने आपको बता दिया, कैल्शियम ऑक्जेलेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फ्लोराइड। अभी बताओ एक मजेदार और बात बताऊंगी, ठीक है। तो इनमें इतनी मात्रा ज़्यादा होती है। और डेंटाइन भी होता है, जस्ट इनेमल के जस्ट नीचे एक छोटी सी कैविटी होती है, वो भी आपके एक हार्डेस्ट टिश्यू से मिलकर बनती है, जिसका नाम है डेंटाइन। ठीक है, और ये डेंटाइन के अंदर भी 60% से ज़्यादा इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। अब अच्छा, दोनों में से हार्डेस्ट कौन होगा? इनेमल होगा, क्योंकि उसमें ज़्यादातर हार्ड है, मतलब उसके अंदर ज़्यादा इनऑर्गेनिक क्या सॉल्ट है या कंपोनेंट, तो वो ज़्यादा हार्ड होगा इसके मुकाबले। और ये उसके मुकाबले थोड़ा स्ट्रॉन्ग दोनों ही होंगे, लेकिन हार्ड वाला ज़्यादा होगा, ये वाला थोड़ा सा कम होगा, थोड़ा सा। ठीक है, चलो समझ में आ गया। दूसरा सबसे मजेदार क्या बात बताइए, जो आपके क्वेश्चन आता है, जिससे यही आता है आपके क्वेश्चन कि इनेमल का जो फॉर्मेशन होता है वो सबसे पहले कौन करता है? बच्चा देखो, अब आप ऐसा तो नहीं होगा कि तुम पैदा होते तुम्हारे दांत आ गए होंगे, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता। दांत का भी फॉर्मेशन लिविंग सेल से ही हुआ होगा। भले मैं बोल रही हूँ वो डेड बन गया, आगे जाके डेड बना,
मैंने बोला आगे जाके डेड बना, शुरुआत में थोड़ी ना डेड बना। भाई एक बात ध्यान रखना, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में अगर कोई डेड सेल बनती है तो सबसे पहले वो लिविंग सेल से ही बनेगी, देन उसके बाद वो डेड हो जाती है सर्वाइवल के हिसाब से, ठीक है। तो इनेमल भी तो लिविंग के सेल से बना होगा, तो वो लिविंग सेल कौन सी थी? आपके अमीलोब्लास्ट सेल। तो अमीलोब्लास्ट सेल पहले इसको लिविंग बनाती है, देन बाद में इसमें इनऑर्गेनिक सेल जमा हो जाते हैं ना, इस वजह से डेड हो जाती है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। तो अमीलोब्लास्ट सेल इनेमल का निर्माण करती है और ओडोंटोब्लास्ट सेल डेंटाइन का निर्माण करती है, और यही आपके इस टीथ में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। हाँ, ये आपके एनसीईआरटी में नहीं दे रखा, ये एडिशनल है, तो मैं आपको बोल मैं आपको एडिशनल पढ़ाऊंगी तो आपके एक्स्ट्रा दे रखा है, बट इस बात को आप ध्यान रखोगे, ठीक है। समझ में आया? चलो अब मैं आपको एक मजेदार बात बता रही थी ना बच्चा, देखो इनेमल डेंटाइन के मुकाबले ज़्यादा चमकता है। तो अपने दांत का वो हिस्सा जब हमको दिखाई देता है ना, अपन ब्रश करते हैं और मैम बोलते हैं मम्मी आज मेरे दांत बहुत ज़्यादा चमक रहे हैं, है ना। तो बच्चा अपनी बॉडी में क्या अब इसको इनेमल को ज़्यादा चमचमाता बनाने के लिए फ्लोराइड आयन की आवश्यकता होती है, और इसकी मात्रा होती है मतलब बहुत कम मात्रा में मतलब चाहिए होता है, मतलब इसको वाइटिश बनाने के लिए, इसको वाइट। बच्चा देखो अपने दांत है ना, अपन को वाइट दिखते हैं, लेकिन एक्चुअली में अपने दांत वाइट नहीं होते, पेल कलर के होते हैं। पेल होता है बिल्कुल लाइट येलोश कलर, ठीक है ना, कभी पूरे वाइट नहीं होते हैं। तो पेल कलर की वजह से अपने दांत चमकते हैं। हाँ, वो तुम्हारी हरकतों की वजह से ज़्यादा पीले हो जाए वो बात अलग है, ठीक है। तो क्या होता है बच्चा, तो इनेमल जो अपन को व्हाइट कलर के दिखते हैं ना, अपने जो बाहर का जो दांतों सफ़ेद सफ़ेद दिखते हैं ना, वो किस वजह से दिखते हैं? फ्लोराइड्स की वजह से दिखते हैं। लेकिन बच्चा मैं एक और बात बताऊँ कि अगर आप जब ज़्यादा से ज़्यादा फ्लोराइड खाते हो, ज़्यादा सॉल्ट खाते हो, ज़्यादा एसिड लिक्विड पीते हो, तो उससे फ्लोराइड की मात्रा ज़्यादा होती है, जिससे जो आपकी जो टीथ का जो ऊपर का स्ट्रक्चर जो होता है वो डीजनरेट होना स्टार्ट हो जाता है। इसलिए दांत है ना जिसका साइज छोटा हो जाता है वो डीजनरेट होना स्टार्ट हो जाता है। तो फ्लोराइड की ज़्यादा मात्रा भी घातक होती है, ध्यान रखना। लेकिन चमकता किसकी वजह से? फ्लोराइड के कारण ही होता है। क्लियर? समझ में आ गया? तो ये बात आपको ध्यान रखनी है ना, जिसमें मैंने आपको सेल वाला बता दिया। अब चलो आगे स्टार्ट करें। नेक वाला पार्ट कुछ नहीं है, छोटा सा पार्ट है टीथ का, वो पार्ट जो आपके मसूड़ों से जुड़ता है बस, बाकी और इसके बारे में कुछ भी नहीं। अब आ जाओ आपके रूट वाले पार्ट पर। किस पर आ जाओ? रूट वाले स्ट्रक्चर पे आ जाओ। बच्चा देखो जो रूट होता है वो स्ट्रक्चर, रूट मतलब जानते हो ना जो जमीन के नीचे होता है, तो देखो मसूड़ों के अंदर है, तो ऑब्वियस बात समझ पाओगे। अब अच्छा मैंने यहाँ पर अगर आप ध्यान दिया हो तो मैंने स्ट्रक्चर में एक छोटा सा होल छोड़ा है। अब बच्चा इस होल में होती है सेल्स, और वो सेल का मैंने आपको बता दिया ओडोंटोब्लास्ट सेल्स, ठीक है ना। ये सेल्स होती है, इसमें जमी हुई रहती है यहाँ पर ऐसे, ठीक है। हाँ ध्यान रखना, मतलब ऐसे जमी हुई रहती है ऐसे। अब बच्चा यहाँ पर आपको एक छोटी सी कैविटी दिख रही है, यहाँ पर ये देखो, इस कैविटी का नाम होता है पल्प कैविटी। क्या नाम होता है? पल्प कैविटी। और इसी कैविटी के अंदर न्यूरॉन्स और ब्लड वेसल रन करते हैं। जब भी तो अपना दर्द होता है, अपन बहुत ज़्यादा ठंडा खा लेते हैं तो अपने दांतों में दर्द नहीं होता, वो इसी वजह से। तो भले ऊपर का पार्ट आपके इनऑर्गेनिक सॉल्ट से बना है, अपन को फील नहीं होता, ठीक है ना, अपन को पेन ज़्यादा नहीं होता, अगर लग भी जाती है तो दांतों में तो इतना दर्द नहीं होता। लेकिन अगर ज़्यादा सॉकेट के अंदर लग गई तो अपना पेन फील होता है ना, वो किस वजह से होता है? क्योंकि यहाँ पर एक कैविटी होती है जिसका क्या नाम है? पल्प कैविटी। क्या नाम है उसका? पल्प कैविटी, ठीक है। और इस पल्प कैविटी के अंदर, यहाँ अंदर से देखो कहाँ से, ये मसूड़े के अंदर है, यहाँ है न्यूरॉन। क्या है? न्यूरॉन। और न्यूरॉन ऐसे रन करते हैं इसमें, देखो ऐसे, ये लाल लाल बना रही हूँ मैं, और यहाँ पर ही होते हैं ब्लड वेसल, ठीक है। तो देखो, तो पल्प कैविटी के अंदर एक्चुअली में आपका वेस्कुलर सिस्टम होता है। वेस्कुलर सिस्टम बच्चा कभी भी वेस्कुलर आ जाए नाम, तो वेस्कुलर का मतलब होता है जहाँ पर न्यूरॉन्स और ब्लड वेसल रन करते हो। समझ में आया? ठीक है। तो बच्चा पल्प कैविटी ऐसी कैविटी होती है जिसमें अपने ब्लड वेसल और आपके न्यूरॉन्स रन करते हैं, इसी की वजह से तो अपना फील होता है, ठीक है। ये बात याद रखना, समझ में आया? ये आपको ध्यान रखने, ठीक है। तो अपन अगर ज़्यादा लग जाती, इंटरनल अगर ज़्यादा लग जाती है तो बहुत पेन फील होता है, तो वो इसकी वजह से होता है। यहाँ तक लगे तो कोई दिक्कत नहीं, पर पेन फील नहीं होता, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर लग जाती है तो ज़्यादा पेन फील होता है, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखना। तो रूट में आपकी कैविटी होती है, इसको पल्प कैविटी बोलते हैं, और पल्प कैविटी बहुत लिविंग सेल से मिलकर बनती है, कोई डेड सेल नहीं होती वहाँ पर, ध्यान रखना। सारी की सारी लिविंग सेल्स होती है, और वो लिविंग सेल्स के चारों तरफ यहाँ पर एक कैविटी होती है जिसके चारों तरफ ब्लड वेसल और न्यूरॉन्स रन करती रहती है, जिस वजह से अपन को क्या होता है? फील होता है। फील जानते हो ना, मतलब रिस्पॉन्स कर सकते हैं अपन किसी के भी मतलब कोई भी स्टिमुलेशन के अगेंस्ट, ठीक है। समझ में आ गया? तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्लियर? समझ में आ गया? तो ये था आपका टीथ का स्ट्रक्चर। तो जितना आपके पूछा जाता है, देखो बच्चा ये इससे ज़्यादा नहीं आएगा, ठीक है। आपको क्या याद रखना है? इसके पार्ट और इनके अंदर पाई जाने वाली 2 सेल जो मैंने आपको बता दी, और एक तीसरा पल्प कैविटी, और पल्प कैविटी में ब्लड वेसल होती है, बस इतना ध्यान रखोगे वो बहुत। अब एक लास्ट चीज बता देती हूँ बच्चा, टीथ और मसूड़ों के बीच में, यहाँ पर टीथ और मसूड़ों एक गैप छूट रखा है मैडम। अब आप बोलोगे मैम आपने तो गैप छोड़ दिया, ऐसे तो दांत निकल जाएंगे। नहीं निकलते बच्चा, यहाँ पर एक लेयर होती है जो किसकी बनी होती है? सीमेंटम लेयर होती है, जो आपकी सीमेंट जैसी होती है। सीमेंट जानते हो ना, बहुत ही हार्ड, मतलब उसको टाइटली बाउंडेड पकड़ के रखती है। तो बच्चा यहाँ एक लेयर होती है ना, जो उस लेयर का नाम होता है सीमेंट
सीमेंटम लेयर। कौन सी लेयर होता है? सीमेंटम लेयर। और वो सीमेंटम लेयर मसूड़ों को दांत से पूरी तरह से जोड़ के रखती है, तो इस लेयर का नाम होता है सीमेंटम लेयर। ठीक है, और ये भी एक तरीके की बहुत ही हार्ड सेल से मिलकर बनती है, मतलब इसमें भी ऑर्गेनिक सॉइल की मात्रा होती है, जिस वजह से बहुत ज़्यादा टाइटली बाउंडेड होती है। ठीक है, बस तो ये था अपना तीत का स्ट्रक्चर। तो बराबर एक बार बता देती हूँ, फिर अपन आगे स्टार्ट टंग पढ़ेंगे, फिर अपन अपने भी जीभ पढ़ेंगे। तो बच्चा देखो, अपने जो तीत होते हैं उसके कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, 6 बना दे, सॉरी ना, 3 पार्ट होते हैं। एक तो होता है क्राउन, जब ऊपर का पार्ट होता है, फिर एक छोटा सा पार्ट होता है जो आपको गम्स को है ना, अपने जो मसूड़े होते हैं उसको आपके तीत से जोड़ता है, तो वो आता है आपके नेक, और आपके जो तीत का जो नीचे वाला जो हिस्सा होता है आपको मसूड़ धसा होता है, उसको पार्ट को अपन बोलते हैं रूट बोलते हैं। ठीक है, क्राउन के अंदर आपके 2 पार्ट आपको देखने को मिलेंगे, है ना, एक तो इनेमल जो आपको व्हाइट चमचमाता पार्ट है, एक तो इमेल जो आपके हार्डेस्ट टिश्यू होता है आपकी बॉडी का, ध्यान रखना ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, और दूसरा जो होता है हार्डेस्ट टिश्यू कौन सा होता है? डेंटाइन होता है। दोनों में से हार्ड कौन सा होता है ये भी मैंने आपको बता दिया, इनेमल क्यों ज़्यादा है और डेंटाइन क्यों ज़्यादा है, क्योंकि इसमें ऑर्गन का अमाउंट ज़्यादा होता है, इसमें कम होते दोनों में है, दोनों स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उसमें ज़्यादा है और इसमें कम है। दूसरा अपन ने देखा नेक वाला पार्ट होता है जो सिर्फ बाहर से उसको जोड़ के रखता है, गैप नहीं आने देता। ठीक है, और दूसरा रूट वाला पार्ट वो वाला पार्ट होता है जो अंदर की तरफ होता है, जिसमें लिविंग सेल्स रन करती है। उसके साथ साथ डेंटाइन के नीचे आपको छोटी सी कैविटी दिखती है बच्चे, जिसमें लिविंग सेल्स भरी हुई रहती है, सारी की सारी मतलब मास होता है लिविंग सेल्स का, जिसको अपन बोलते हैं पल्प कैविटी। और इसी पल्प कैविटी के अंदर नीचे से अपने न्यूरॉन्स क्या होती है? रन करती है। ठीक है ना, और ये आपको ध्यान रखना, पल्प कैविटी कैसे होती है? वैस्कुलर होती है। वैस्कुलर का मतलब होता है बच्चा, कहीं पर भी मैं आपको लिख देती हूँ, है ना, ये बात आप नए हो तो इस शब्द को आप कहीं पर भी पढ़ो तो सुनना ना बच्चा। देखो, वैस्कुलर शब्द कहीं पर भी आए ना तो समझ जाना वहाँ पर ब्लड वेसल भी होगी, है ना, और वहाँ न्यूरॉन भी होगा, ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसी वजह से अपन रिस्पॉन्स कर सकते हैं, अपन को पेन फील होता है क्योंकि वहाँ पेन रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, तो यहाँ पर ऐसा होता है। ठीक है, फिर मैंने बोला कि तीत और मसूड़ों के बीच में एक लेयर होती है जो तीत को मसूड़ों से जोड़ के रखती है। अब जो देखो, ये ऐसा है, ये है अपना तीत, ये है मसूड़ा। अब ये ऐसे जुड़ा, अब यहाँ बीच में गैप दिख रहा है, तो यहाँ बीच में एक बहुत सारी कैविटी भरी रहती है, बहुत सारा मटेरियल भरा रहता है, जिसको अपन बोलते हैं सीमेंट या सीमेंटम, जिसको लेयर को बोलते हैं सीमेंटम, तो इसको जोड़ के रखती है ऐसे। ठीक है, क्लियर? तो ये था अपना तीत का स्ट्रक्चर, समझ में आ गया। और ये सेल वाला मैंने आपको बता दिया, यही एक इंपॉर्टेंट बात है जो आपको अपने तीत में ध्यान रखना है। क्लियर? चलो, तो अपना तीत कंप्लीट हो गया। तो अपन ने बकल कैविटी में तीत वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया। अब अपन सेकंड पढ़ेंगे अपनी टंग, हो जाएगा। टंग वाला बहुत छोटा है, ज़्यादा उसमें बड़ा नहीं है, बड़ा थोड़ा सा तीत का ही था, जिससे क्वेश्चन भी ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने थोड़ा डिटेल में ही पढ़ाया है। ठीक है, चलो अब अपन स्टार्ट करते हैं बकल कैविटी का दूसरा पार्ट, जिसका क्या नाम है? अपनी टंग, अपनी जीभ। ठीक है, चलो। अच्छा, दांतों का काम पता है ना आपको? मैकेनिकली ब्रेक डाउन करता है फूड का, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, ग्राइंडिंग करना, चूइंग करना, बाइटिंग करना वगैरह वगैरह, ये मैं आपको ह्यूमन डेंटिशन में समझा दिया था। ठीक है, चलो हटा दो उसको। अब अपन पढ़ेंगे अपनी टंग। अब ये टंग क्या होती है मैम? होती है बच्चा अपनी टंग भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, टंग का भी आपको पता चलेगा कि अपनी जीभ में क्या क्या होता है। ठीक है, चलो अब अपन सेकंड टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखो, अपन ने फर्स्ट तीत कंप्लीट कर लिया बकल कैविटी में। ठीक है, अब अपन सेकंड पढ़ेंगे अपनी टंग। सबसे पहले जो टंग होती है बच्चा, वो हाईली मस्कुलर होती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग मसल होती है अपनी इस टंग में, याद रखना, है ना। और हाईली मस्कुलर, कोई हड्डी नहीं होती, सिर्फ हाईली मस्कुलर होती है, स्ट्रॉन्ग मसल होती है। ठीक है, चलो दूसरा, अपनी जो टंग होती है ना, अब अगर आप देखो बच्चा, तो अपनी टंग के 2 पार्ट आपको देखने को मिलेंगे, एक एंटीरियर पार्ट और एक पोस्टीरियर पार्ट। ठीक है, एंटीरियर पार्ट यानी आगे वाला जो हिस्सा होता है अपनी टंग का कैसा होता है? ओपन होता है, ओपन मतलब फ्री होता है। तो मैं लिख देती हूँ ना, टंग के कितने पार्ट होते हैं? 2 पार्ट होते हैं, एक तो एंटीरियर पार्ट, आगे वाले से हिंदी में लिख दूँ, आगे वाला भाग। ठीक है, और टंग का जो दूसरा पार्ट होता है वो कौन सा होता है? पीछे वाला पार्ट, वो कौन सा होता है? पोस्टीरियर पार्ट, यानी पीछे वाला पार्ट यानी भाग। ठीक है, चलो अब बच्चा मज़ेदार बात यह है कि ह्यूमन में जो मोस्टली मैमल्स में या ह्यूमन की बात करते हैं, एंटीरियर वाला जो पार्ट होता है वो फ्री होता है। देख लो अपनी जीभ में, ये कैसा होता है? फ्री, यानी मुक्त होता है।
किसी से भी बाउंडेड नहीं होता, बाउंडेड मतलब किसी से भी जुड़ा हुआ नहीं होता। और पोस्टीरियर जो पार्ट होता है वो अटैच्ड होता है, ये फ्री नहीं होता। देख लो बच्चा, पीछे वाले जीभ का हिस्सा अपना जुड़ा हुआ है और आगे वाला जीभ का हिस्सा अपना फ्री है। समझ में आया? क्लियर? ठीक है। तो एंटीरियर पार्ट तो अपना आता है फ्री, किसका? टंग का। और एंटीरियर पार्ट जो होता है किसका, सॉरी पोस्टीरियर पार्ट जो होता है टंग का, वो कैसा होता है? अटैच्ड होता है। अब क्वेश्चन क्या आता है कि अब फ्री वाले से तो हमें कोई मतलब नहीं है, अब आता है अटैच वाले से। बच्चा जब आप जीभ को, अगर आप अपने कांच में जाके अपनी जीभ को देखना, आगे से तो आपको अपनी टंग बिल्कुल फ्री दिखे, पीछे से जब आप एक काम करना, अपनी टंग को रोल करना, आपको एक छोटा सा हिस्सा दिखेगा जिससे आपकी पोस्टीरियर वाला जो पार्ट होता है टंग का, वो आपके नीचे वाले जबड़े से, जिसको अपन बोलते हैं मैक्सिला, नीचे वाला जो जबड़े की जो हड्डी होती है जिसका क्या नाम है? मैक्सिला हड्डी, उससे जुड़ी रहती है। तो मैंने क्या बोला, वापस बोलती हूँ, है ना? पोस्टीरियर पार्ट इज अटैच्ड टू अवर लोअर जो यानी नीचे वाला जो जबड़ा होता है उससे जुड़ा रहता है। और नीचे वाले जबड़े में जो हड्डी होती है, जो बोन होती है, उसका नाम क्या होता है? मैक्सिला बोन। क्या होता है? मैक्सिला बोन। बच्चा जबड़ा आपके नीचे वाली जबड़े की हड्डी को बोलते हैं और मैंडिबल आपके ऊपर वाले जबड़े को बोलते हैं। अब ऊपर तो होती नहीं है टंग, पता है ना, जब अपनी जी ऊपर तो होती नीचे होती है, ऑब्वियसली बात है। तक क्लियर हुआ? ठीक है। अब मज़ेदार बात बताऊं कि यहाँ पर, हाँ क्या बोल रही थी, हाँ, तो अब ये अपनी जो टंग होती है, पोस्टीरियर पार्ट की जो अपनी जो टंग होती है, वो मैक्सिला से कनेक्टेड होती है एक कार्टिलेज के थ्रू। किसके थ्रू? कार्टिलेज के थ्रू। और उस कार्टिलेज का नाम है बच्चा फ्रेन्यूलम। क्या नाम है? फ्रेन्यूलम। ये आपकी एनसीईआरटी की लाइन है बच्चा। हाँ, इतने रामायण नहीं दे रखी, ये रामायण जरूर दे रखी है, याद रखना। ये रामायण नहीं दे रखी, लेकिन ये रामायण जरूर दे रखी है। एनसीईआरटी में सीधे दे रखा है कि टंग पोस्टीरियरली ना आपके बकल कैविटी के नीचे वाले हिस्से जुड़ा रहता है, जिसका नाम है फ्रेन्यूलम। बस खत्म कहानी, बस ये एक लाइन दे रखी है। लेकिन बच्चा आपको ध्यान रखना है, पोस्टीरियर पार्ट जो होता है वो टंग का नीचे वाला जबड़े की जो हड्डी होती है मैक्सिला, उससे जुड़ा रहता है। और उससे जुड़ने के लिए इन दोनों के बीच में एक कनेक्शन होता है, और वो कनेक्शन कार्टिलेज का होता है। कार्टिलेज भी बच्चा एक तरीके की अपने फ्रेमवर्क बनाती है अपनी बॉडी का, एक स्ट्रॉन्गेस्ट टिश्यू होती है ना, बड़े हार्ड नहीं होती बट फ्लेक्स, जैसे अपने कान की देख लो, ये होती कार्टिलेज। खैर अपन आगे देखेंगे, ठीक है। और उस कार्टिलेज का नाम है लिगामेंट, फ्रेन्यूलम, ठीक है। तो ये जो होता है, ठीक है, फ्रेन्यूलम एक ऐसा पार्ट होता है बच्चा जिससे आपकी जीभ नीचे वाले जबड़े से जुड़ी हुई रहती है। ये आपकी एनसीईआरटी की लाइन है। अच्छा, और ये जो फ्रेन्यूलम होता है वो किसका बना होता है? लिगामेंट का। तो एक तरीके का क्या होता है? लिगामेंट। बच्चा देखो, याद रख सको तो रख लेना, मेरा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये एक्स्ट्रा है, बस इतना जरूर ध्यान रखना कि कार्टिलेज से जुड़ा रहता है, ठीक है। बस इतना जरूर याद रख लेना कि कार्टिलेज से जुड़ा रहता है, और कुछ मत याद रखो, लेकिन कार्टिलेज तो ध्यान नहीं रख लेना तो, ठीक है। तो कार्टिलेज क्या करता है ना, इस टंग को इस मैक्सिला बोन से जोड़ता है, यानी इस लोअर जबड़े से जोड़ता है, और उस स्ट्रक्चर का नाम, यानी वो स्ट्रक्चर जिससे आपकी टंग नीचे वाले जबड़े जुड़े हैं, उसको बोलते हैं फ्रेन्यूलम, बोलते हैं, ठीक है। अब बच्चा मैं आपको मजेदार बात बताऊं, टंग के लिए एक शब्द लिखा जाता है जिसका नाम है लिंगुअल। क्या होता है? लिंगुअल। बच्चा देखो, मैं आपको हर एक ऑर्गन में एक एक शब्द बताऊंगी जो उस ऑर्गन को डिफाइन करता है आपके ह्यूमन की बॉडी के अंदर, ठीक है। तो आपको मैं एक बात बताऊं कि अगर कभी भी आपकी बॉडी में क्या आ जाए, लिंगुअल शब्द आ जाए, तो लिंगुअल का मतलब होता है, साइंटिफिक या मेडिकल लैंग्वेज में बोलते हैं इसको टंग बोलते हैं। तो बच्चा फ्रेन्यूल लिंगुअल नाम होता है इसका, ठीक है, यानी वो पार्ट जो आपकी जीभ से जुड़ा हुआ है। क्लियर? चलो, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। एंटीरियर पार्ट फ्री रहता है, किसी से जुड़ा रहता है? पीछे वाला जो जुड़ा रहता है कार्टिलेज से, जिसका नाम है फ्रेन्यूल लिंगुअल, जो आपके नीचे वाली हड्डी से जुड़ा रहता है। समझ में आ गया? ठीक है, चलो, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर आपसे देखो बच्चा, एक है ना, मैंने आपको जब बकल कैविटी स्टार्ट करी थी तो मैंने आपको एक बात बताई थी। क्या बताई थी? कि बकल कैविटी के दो पार्ट होते हैं, एक तो ऊपर वाला पार्ट और एक नीचे वाला पार्ट। तो मैंने आपको क्वेश्चन में पूछा था कि ऊपर वाला पार्ट जो होता है, हाँ, ऊपर वाला जो पार्ट है उसको अपन बोलते हैं रूफ ऑफ बकल कैविटी, तो उसको बोलते हैं अपन पैलेट, बताया था मैंने। और नीचे वाला जो पार्ट है उसको बोलते हैं फ्लोर ऑफ बकल कैविटी, उसको अपन बोलते हैं टंग। तो ध्यान रखना, जो टंग होती है वह बकल कैविटी का क्या बनाती है? फ्लोर बनाती है। ये क्वेश्चन आता है, समझ में आया? बकल कैविटी। तो ध्यान रखना बच्चा कि बकल कैविटी का जो फर्श बनाती है, फर्श है ना, फर्श मतलब नीचे का फर्श बनाती है, वो कौन बनाती है? आपकी टंग बनाती है। तो आपको पता चल गया। तो पहला हाईली मस्क्यूलर होता है,
स्ट्रॉन्ग मसल से मिलकर बनता है। दूसरा फ्लोरोबकल कैविटी होता है और इसके दो पार्ट होते हैं, एक्टीरियर और एक पोस्टीरियर। क्लियर? अब इसके फंक्शन बता दें, फिर इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे। ठीक है, पहले लैंग्वेज ही कर रहे हैं तो एक काम करते हैं, पहले फंक्शन पढ़ लेते हैं, उसके बाद अपन स्ट्रक्चर देखते हैं। चलो बता दो इसको। अब जो फंक्शन क्या होता है, अब आप बोलोगे मैम टेस्ट को पहचानना बस यही तो है, तो तुम्हारी ज़िंदगी में तुमने यही तो पढ़ा है कि तुम्हें टेस्ट को पहचाना। अब इसके आगे का भी पढ़ो तुम। ठीक है, देखो देखो बच्चा, अब इसके फंक्शन देखते हैं, टंग के क्या क्या फंक्शन हो सकते हैं। बच्चा देखो, पहला फंक्शन आपको पता है, टेस्ट को यानी टेस्ट बर्ड प्रेजेंट होते हैं इसके ऊपर। टेस्ट बर्ड क्या होते हैं, यानी ऐसे बर्ड्स, यानी ऐसे छोटे छोटे स्ट्रक्चर जो टेस्ट को पहचानने में मदद करते हैं, टेस्ट रिसेप्टर होता है। ठीक है, दूसरा आप सुनो, ये अपनी बॉडी में अपने खाने को डिसॉल्व करती है सलाइवा के साथ। कभी आपने नोटिस करा होगा, जब भी आप खाना खाते हो तो जब आप खाना खाते हो तो खाने को जब तोड़ते हो बकल कैविटी में, तो आपकी जीभ भी साथ साथ घूमती रहती है, रेंगती रहती है ना। तो जीभ का काम क्या होता है कि ये क्या करती है, सलाइवा को खाने के साथ मिक्स करती है। समझ में आया? ठीक है, मिक्स करती है, ये बात आपको ध्यान रखना। ठीक है, दूसरा पार्ट सुनते जाओ। ये आपकी बॉडी में आपके लोअर जबड़ों के साथ आर्टिकुलेशन करके आपको बोलने में मदद करती है, तो स्पीच में मदद करती है। स्पीच मतलब बोलने में, स्पीच में मदद करती है। जीभ निकाल दो तो बोल ही नहीं पाओगे, देख लेना, देख तो क्या लेना करती है। ठीक है, समझ में आया? दूसरा और बताती हूँ मैं आपको, है ना। ये अपनी बॉडी के अंदर, बॉडी में तो क्या, अपनी जीभ जो होती है वो निचले वाला जो जबड़ा होता है उसके साथ आर्टिकुलेशन होकर काम करती है। ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन आ जाए कि कौन सी मसल होती है जो आपकी जुड़ी रहती है, मतलब उसके साथ, तो आपको पता होनी चाहिए टंग होती है। अब दूसरी बात सुनो बच्चा, अपनी जीभ में बड़े बड़े से ना कुछ स्ट्रक्चर, देखो अपनी जीभ कुछ ऐसी होती है ना, यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं कुछ ऐसे, और इन स्ट्रक्चर्स का नाम होता है टॉन्सिल। नाम तो सुना ही होगा टॉन्सिल्स का। तो जीभ में टॉन्सिल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये टॉन्सिल्स बच्चा लाइजोजाइम एंजाइम का फॉर्मेशन करते हैं, जो बैक्टीरिया, वायरस और फॉरेन पार्टिकल को मारने का काम करते हैं। तो कुल मिला के ये टॉन्सिल्स किसमें मदद करते हैं अपन को, फेगोसिटिस, मतलब है ना, फेगोसिटिक मतलब जानते हो ना, मतलब मैक्रोफेज की तरह काम करते हैं। फेगोसिटिक मतलब होता है बैक्टीरिया, फॉरेन पार्टिकल को मारने का काम करना। तो प्रोटेक्शन में मदद करते हैं, तो जीभ प्रोटेक्शन में भी मदद करती है। ठीक है, ये ध्यान रखना, है ना बच्चा। क्या होता है, जब टॉन्सिल्स में ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाता है तो अपने टॉन्सिल्स बड़े हो जाते हैं, इसलिए अपन को दिक्कत आती है। जब अपन निगलने वाला जो हिस्सा होता है ना अपना, जब अपन को दिखाई देता है थोड़ा नीचे की तरफ होता है, वहाँ अपने टॉन्सिल्स प्रेजेंट होते हैं। तो बच्चा जब वहाँ पर बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाता है ना, बच्चा बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाता है, तो उस समय क्या होता है कि ना, ये जो टॉन्सिल्स होते हैं ये बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं, इसलिए अपन को खाना निगलने बोलते हैं ना, टॉन्सिल्स हो गए, टॉन्सिल्स हो गए। तो वो यही होता है कि जब उन ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाता है तो वहाँ पर बड़े बड़े बहुत मोटा स्ट्रक्चर स्वेल हो जाता है, इसलिए वो निगलने में दिक्कत आती है, फिर हमको अल्सर वगैरह होने के चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, तो खैर मैंने आपको बताया, समझ में आ गया। तो ये है इसके 4 पॉइंट, समझ में आ गया, क्लियर। टेस्ट होते हैं, सलाइवा को मिक्स करता है, स्पीच में मदद करता है, और टॉन्सिल्स प्रेजेंट होते हैं जो प्रोटेक्शन में मदद करता है। तो अब आपके पास 1 पॉइंट के साथ साथ 3 पॉइंट और है बताने के लिए। ठीक है, चलो अब अपन फटाफट क्या देखते हैं, इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। ठीक है, चलो अब देखो बच्चा, अगर आप जीभ को देखोगे तो कुछ इस तरीके का जीभ होता है, कुछ ऐसा नहीं होता, मतलब ठीक ठीक होता है। ये टॉन्सिल्स है बच्चा। देखो आपको पता है कि जो टंग होती है वो 4 तरीके के टेस्ट को पहचानने के लिए होती है, बिटर, सॉर, सॉल्टी, स्वीट। बिटर, सॉर, सॉल्टी, स्वीट। तो देखो आप सुनना, मैं आपको बताती हूँ ना, 1 मिनट इसको डार्क बना दूँ। ये आपकी जीभ है। अब क्वेश्चन क्या आता है, क्या बोलते हैं इसको, हाँ, कि टेस्ट का क्लासिफिकेशन करो जीभ के ऊपर। तो पहले मैं क्लासिफिकेशन बताती हूँ, तो फिर मैं आपको बताती हूँ। देखो, जो ये ऊपर वाला हिस्सा होता है, ये वाला पार्ट, यहाँ पर ये वाला हिस्सा आपको बिटर यानी कड़वाहट, कड़वा जो होता है टेस्ट, उसको पहचानने में मदद करता है। आपकी जीभ का बड़ा वाला जो हिस्सा होता है ना, पीछे की तरफ जो ब्रॉड होता है, उसका पीछे वाला हिस्सा होता है ना, वो आपको बिटर टेस्ट ले जाने, मतलब बिटर टेस्ट पहचानने में मदद करता है। दूसरा, ये वाला जो हिस्सा होता है, यानी ये वाला जो हिस्सा, ये आपको सौर मतलब खारा, खारा, बिल्कुल बिल्कुल बकवास, है ना, बकवास तो क्या, ठीक है, सौर है ना, सौर मदद करता है। ये वाला जो हिस्सा होता है, ये वाला जो हिस्सा होता है, ये आपको सॉल्टी, नमकीन वाला
स्वाद देने में मदद करता है। और जो लास्ट वाला जो होता है, ये वाला हिस्सा जो आपके टंग का एंटीरियर पार्ट है, ये बच्चा आपको स्वीटनेस बिल्कुल मीठा मीठा दिखाने में मदद करता है, मतलब मीठा मीठा स्वाद। तो आपको ये है काम की बात, बिटर सॉर सॉल्टी स्वीट, बिटर सॉर सॉल्टी स्वीट, ये आपको रट लो, कुछ भी करो बट ये याद रखो तुम, ठीक है, कि अपनी जीभ में 4 हिस्से होते हैं जहाँ पर 4 तरीके के टेस्ट को पहचाना जाता है, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। समझ में आ गया? क्लियर? तो ये बात हो गया। अच्छा, अब क्वेश्चन आता है कि आखिर मैम आखिर ये टेस्ट बर्ड, ये क्या होते हैं बच्चे? सब टेस्ट बर्ड, ये टेस्ट बर्ड प्रेजेंट कहाँ होते हैं बच्चा? ठीक है, तो करें, देखो बच्चा, अब मैं आपको एक बात बताती हूँ। देखो जीभ पर बच्चा क्या होते हैं, अगर आपने वैसे तो देखा नहीं होगा, दिखते नहीं है वैसे तो, बट बच्चा क्या होता है, जीभ पर कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिन पे टेस्ट बर्ड प्रेजेंट होते हैं, और उन स्ट्रक्चर्स को अपन बोलते हैं पैपिली। क्या बोलते हैं? पैपिली। ये बच्चा आपकी बुक में दे रखा है, पैपिली शब्द दे रखा है, बाकी और कुछ भी नहीं। देखो मैं क्या बोला मैंने, आपकी जीभ पर डायरेक्ट टेस्ट बर्ड प्रेजेंट नहीं होते, आपकी जीभ पर पहले पैपिली प्रेजेंट होती है। पैपिली एक ऐसी स्ट्रक्चर्स होती है जो टेस्ट बर्ड को रिसीव करके रखती है, रखती है अपने अंदर, होल्ड करके रखती है। तो जीभ पर एक स्ट्रक्चर होते हैं, कैसे स्ट्रक्चर होते हैं? कुछ स्ट्रक्चर होते हैं जिनको अपन क्या बोलते हैं? पैपिली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैपिली बोलते हैं। अभी स्पेलिंग वर्ड लिखूंगी। ये पैपिली बच्चा आपकी जीभ पर 3 तरीके के होते हैं। कैसे होते हैं बच्चा? 3 तरीके के होते हैं। चलो अब इनके बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा, है ना। क्या प्रेजेंट होते हैं? कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन अवर टंग। क्या होते हैं वो? पैपिली। ठीक है, रट लो, पैपिली होते हैं, ये तो आपकी बुक में भी दे रखा है। अब ये पैपिली बच्चा शेप के बिहाफ पर 3 तरीके के होते हैं, ठीक है। सबसे पहला सरकम वैलेट पैपिली, ठीक है। दूसरा है फंजी फॉर्म पैपिली, है ना, यहाँ लिख दो पी। और तीसरा होता है फिलीफॉर्म पैपिली। ये होते हैं 3, है ना बच्चा। क्या बोला मैंने? आपकी जीभ पर ये सारे टेस्ट बर्ड्स थे, मैंने आपको बता दिया टेस्ट। अब बच्चा ये प्रेजेंट किस में है? ये प्रेजेंट होते हैं आपकी जीभ पर, कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं अलग अलग शेप के होते हैं, जिसको पैपिली बोलते हैं। और ये पैपिली अलग अलग शेप एंड साइज के 3 तरीके के होते हैं, सरकमवैलेट पैपिली, फंगीफॉर्म पैपिली एंड फिलीफॉर्म पैपिली। समझ में आया? ये बात आपको ध्यान रखना है। समझ में आ गया? क्लियर हुआ? अच्छा, दूसरा देखो बच्चा, अब सरकम। अब याद कैसे रखो, देखो मैं याद करने का तरीका बताती हूँ। सरकम जानते हो? सरकम मतलब सर्कल से मतलब गोल। तो ये पैपिली कैसे होते हैं बच्चा? गोल होते हैं। कैसे होते हैं? गोल होते हैं। और ये होते हैं साइज में सबसे लार्जेस्ट पैपिली होते हैं, बच्चा ध्यान रखना है, लार्जेस्ट पैपिली होते हैं ये, ठीक है। तो क्वेश्चन आता है कि तीनों पैपिली में सबसे बड़े पैपिली कौन से होते हैं? तो बच्चा ध्यान रखना, सर्कल बहुत बड़ा होता है ना, बड़ा ऐसे याद रखो सर्कल, ठीक है। एक तो ये राउंड होते, देखो सरकम से सर्कल शेप के होंगे। दूसरा इनका साइज कैसा होगा? बड़ा होगा। इन तीनों में सबसे बड़े यही होंगे। और दूसरी मजेदार बात, अब बच्चा देखो, जो चीज़ बड़ी होती है वो नंबर में कम होती है, जो चीज़ लार्ज होती है वो नंबर में कम होती है। तो सबसे कम, है ना, यानी 7 से 8 इन नंबर, यानी सबसे कम इन नंबर, यानी बहुत ही नंबर में कम होते हैं ये वाले, क्योंकि इनका साइज बहुत बड़ा है। तो अब आपने देखा होगा, ये जीभ है, ये आपकी जीभ है। जीभ में आप देखना कुछ पीछे की तरफ आपको कुछ ऐसा ना वी आकार का कुछ दिखेगा। ये गोल से आप देखना, ये तो दिख जाएंगे आपको, बड़े बड़े होते हैं। आप अपनी जीभ को निकालना, मतलब देखना, तो पीछे ना ऐसा वी आकार के, देखो इन्वर्टेड वी नहीं बन रहा, देखो, तो गोल ऐसे अरेंज, और इनका नंबर कितना होता है? 7 से 8 होता है। तो इसमें लिख दूँ ये कैसे अरेंज होते हैं? इन्वर्टेड वी अरेंजमेंट में होते हैं। समझ में आया? ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है ना। अब दूसरी सबसे मज़ेदार बात बताऊँ, इनके ऊपर टेस्ट बर्ड प्रेजेंट होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। चलो क्लियर? चलो अब आ जाओ आपके फंजी फॉर्म में। फंजी मतलब फंजाई के अंदर आते हैं मशरूम। बच्चा आप जब प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ोगे उसमें आप क्या पढ़ोगे? आप फंजाई पढ़ोगे। तो फंजाई आ रहा है, और फंजाई में अपन एक पढ़ेंगे बेसिडोमेसिडीज में पढ़ेंगे अपन मशरूम। तो जितने मशरूम अपन खाते हैं ना, मशरूम जो खाते हैं ना, मशरूम किस में आते हैं? फंजाई में आता है। अब मशरूम कैसे होते हैं? कुछ ऐसे होते हैं मेरे हिसाब से, मशरूम ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं ना, हाँ। तो इनका शेप कैसा होता है? मशरूम जैसा होता है। तो कैसे याद रखोगे? फंजाई में कौन आते हैं? मशरूम आते हैं।
हैं तो इनका शेप कैसा होता है, मशरूम। दूसरी बात बच्चा, ये होते हैं मिडल होते हैं, मतलब ना ज़्यादा बड़े ना ज़्यादा छोटे, मीडियम साइज़ के होते हैं बिल्कुल। और इनका जो नंबर होता है वो भी कैसा होता है, मीडियम होता है, ना ज़्यादा होते हैं ना कम होते हैं, ठीक है। अब दूसरी बात एक बात बताऊँ कि इनके अंदर भी टेस्ट बर्ड प्रेजेंट होते हैं, ध्यान रखना, समझ में आ गया, ठीक है, ये थी बात, क्लियर। अब आ जाओ आपके फिलीफॉर्म। बच्चा फिलीफॉर्म जो होते हैं वो कैसे होते हैं, कोन शेप के होते हैं। कैसे होते हैं ये, कोन शेप के होते हैं, यानी ऐसे होते हैं ये, ठीक है, ये कोन शेप के होते हैं ऐसे, ठीक है। दूसरा सबसे छोटे, सबसे माइन्यूट, बहुत ही छोटे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं ये, बहुत कैसे होते हैं, छोटे होते हैं। और अगर आपको पता है जो चीज़ बहुत छोटी होती है वो नंबर में ज़्यादा होती है, तो ये नंबर में क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं, ठीक है। अब एक मज़ेदार बात बताती हूँ बच्चा, इन तीनों पेपिली में से फिलीफॉर्म पेपिली ऐसी पेपिली होती है जिसपे कोई टेस्ट बर्ड प्रेजेंट नहीं होता है, और यही आता है क्वेश्चन आपका। कहाँ लिखूँ, मैं जगह नहीं है, क्या लिखूँ, इसमें कोई टेस्ट बर्ड प्रेजेंट नहीं होता। समझ में आया क्या बोला मैंने। अब एक काम करते हैं, एक बार वापस बता देती हूँ, है ना, देन उसके बाद अपन देखते हैं। देखो बच्चा, मैंने क्या बोला, जीभ होती है, जो टंग होती है आपके, है ना, वो क्या मतलब उसके ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे टेस्ट रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। टेस्ट रिसेप्टर टेस्ट बर्ड में प्रेजेंट होते हैं, और टेस्ट बर्ड पेपिली टंग के ऊपर कुछ अलग अलग शेप एंड साइज के स्ट्रक्चर जिनको अपन बोलते हैं पेपिली। क्या बोलते हैं, पेपिली, ठीक है। अब ये पेपिली बच्चा नंबर और इनके साइज के बिहाफ पर 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। सर्कमवैलेंट पेपिली, फंगीफॉर्म पेपिली और फिलीफॉर्म पेपिली, क्लियर। सर्कमवैलेंट जो पेपिली होते हैं बच्चा, वो साइज में कैसे होते हैं, गोल गोल होते हैं बिल्कुल, है ना, गोल दिखेंगे आपको। अब अपने जीभ में भी देख लेना बच्चा, पीछे के तो गोल स्ट्रक्चर दिखते हैं, वो आपके वो सर्कमवैलेंट ही होते हैं, ठीक है। दूसरा जो, और इनका जो साइज होता है इन दोनों पेपिली के मुकाबले ज़्यादा बड़ा होता है। क्या होता है, ज़्यादा बड़ा होता है। अब जो चीज़ ज़्यादा नंबर में बड़ी है वो जगह ज़्यादा गिरेगी, तो नंबर में कम होती है। तो ये लार्ज तो होते हैं लेकिन ये नंबर में कम होते हैं, ध्यान रखना। और इनके अंदर भी टेस्ट बर्ड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। दूसरा जो फंगीफॉर्म, फंगी से फंजाई में आते हैं मशरूम। तो बच्चे ये कैसे शेप के होते हैं, मशरूम शेप के होते हैं। अच्छा मैंने बनाया नहीं, क्या इसको यहाँ बना देती हो ना, ये कैसे होंगे, ऐसे शेप के होते हैं, मशरूम शेप के होते हैं ना, मशरूम शेप के। दूसरा ये कैसे होते हैं, मिडल, ना ज़्यादा बड़े ना ज़्यादा छोटे होते हैं, और इनका साइज भी मीडियम होता है, और इनके अंदर भी क्या प्रेजेंट होता है, टेस्ट बर्ड प्रेजेंट होता है। अब तीसरा है फिलीफॉर्म, जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। जीभ में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन फिलीफॉर्म से ही आते हैं। क्यों आते हैं, क्योंकि बच्चा एक तो सबसे ज़्यादा छोटे होते हैं, इन तीनों पेपिली में सबसे ज़्यादा छोटे होते हैं फिलीफॉर्म। दूसरा इनका नंबर सबसे ज़्यादा होता है। अब जो चीज़ ज़्यादा छोटी होगी वो नंबर में ज़्यादा होगी, ऑब्वियसली बात है। यानी कुल मिला के सर्कमवैलेंट को उल्टा कर दो, नंबर में ज़्यादा और है ना साइज़ में बहुत छोटे। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात, इनका जो साइज़ होता है वो कोन शेप का होता है, कोन शेप होता है वैसा होता है, ठीक है। और दूसरा ये ऐसे पेपिली होते हैं जिनमें कोई टेस्ट बर्ड प्रेजेंट नहीं होता, ये बात आप ध्यान रखना। अब आप बोलोगे मैम ये सब ज़्यादा, तो अरे बच्चा ऐसा कुछ नहीं है, ये सब बिखरे हुए रहते हैं अपनी जीभ पर, ठीक है। तो टेस्ट बर्ड किस पे प्रेजेंट होते हैं, अपने सर्कमवैलेंट और फंजीफॉर्म पे, फिलीफॉर्म पे कोई टेस्ट बर्ड प्रेजेंट नहीं होता। ये है क्वेश्चन पूछने वाला, और यही कितनी बार आता है, तो ये आपको ध्यान। तो अपना आज जीपी अपन ने कंप्लीट कर लिया, तो यहाँ तक बस। तो अपना जो टंग था वो पूरी तरह से कंप्लीट हो गया बच्चा। तो अपन ने बकल कैविटी में क्या क्या पढ़ा, बकल कैविटी में अपन ने टीथ पढ़ लिया, कंप्लीट करा अपने टीथ को, जितना डिटेल में था उतना कंप्लीट करा। उसके बाद अपन ने बकल कैविटी में दूसरा स्ट्रक्चर टंग भी अपन ने पूरा अच्छे से पढ़ा, जिसमें डिटेल में पढ़ाया मैंने आपको, बता दिया मैंने। टंग होती है हेलीमस्कुलर होती है, स्ट्रॉन्ग मसल्स भी बनती है। दूसरा फ्लोर बकल कैविटी होती है, और ये काम मैंने आपको बता दिया, क्लियर। दूसरा मैंने आपको बताया जो टीथ होती है आपकी नीचे हड्डी जुड़ी रहती है कार्टिलेज की, तो इसको फ्रेनल लिंगुअल बोलते हैं। ये पॉइंट आपको ध्यान में आपने एनसीईआरटी में दे रखा है। दूसरा ये आपको जो मैंने समझाया कि आपके 4 टेस्ट को मेजर करती है, बिटर्स और सॉल्टी स्वीट, बिटर्स और सॉल्टी स्वीट, रट लो इसको, एक क्वेश्चन आता है आपके। और फिर मैंने बताया कि ये पहचानने के लिए इनमें टेस्ट बर्ड होते हैं, और वो टेस्ट बर्ड कुछ ऐसा होता है, क्लियर। तो आज अपन ने बकल कैविटी में टीथ और टंग को कंप्लीट कर दिया। अब बच्चा आपके सलाइवरी ग्लैंड, अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, थोड़ा लेंदी है वो थोड़ा टॉपिक। तो सलाइवरी ग्लैंड के बाद अपन पढ़ेंगे फेरिंग्स वाला। तो सलाइवरी ग्लैंड, फेरिंग्स अपन
एक साथ करेंगे, ठीक है। चलो तो अपने लेक्चर एंड करते हैं। एक बार अगर बुक आ गई हो, बुक में एक बार देखना है ना, उसमें दे रखे हैं ये पॉइंट्स, है ना, जितने मैंने आपको बोला एनसीईआरटी बेस्ड और इन पॉइंट्स को अच्छा होगा आप एक बार लिख लें, बुक में ही लिख लेना, तो कम से कम तुम याद तो करोगे, ठीक है बच्चा। चलो तो अपन अगले लेक्चर में क्या स्टार्ट करेंगे, सैलिवरी ग्लैंड और क्या करेंगे, फेरिंग्स करेंगे, कंप्लीट करेंगे। वो दोनों तो लेंथी है टॉपिक, इसलिए इसमें ज़्यादा लेक्चर बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। देन अभी तक आप इतना ही पढ़ो, ज़्यादा अच्छा है, एक बार पढ़ लेना, ठीक है। चलो ठीक है, थैंक यू।